नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में कल 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन 40 सीटों पर कुल 415 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 39 लाख से ज़्यादा मतदाता तय करेंगे। इनमें 20 लाख पुरुष और 19 लाख महिला वोटर हैं। इस चरण में 29 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोट डाले जाने, उनमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू की 24 सीटें हैं। तीसरे दौर में कई दिग्गज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होना है। बसोहली सीट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार लाल सिंह, चेनानी से पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षदेव सिंह, चेनानी से ही बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह मनकोटिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और छंब सीट से राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद, हंदवाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, हंदवाड़ा से ही जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन भी मैदान में हैं। सज्जाद गनी लोन कुपवाड़ा से भी चुनाव लड़ रहे हैं और लंगेड़ से इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। नगरोटा से बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा, जो 3 बार के विधायक है, वो भी चुनाव मैदान में हैं। आरएसपुरा से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है। वहीं बागुरा क्रेरी सीट से पीडीएफ के सैयद बशारत बुखारी भी चुनाव मैदान में है। और जम्मू क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन कश्मीर की अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला है। 2014 विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। आपको बताएं कि बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी और 33% वोट उसे मिले थे। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, उसे 17% वोट मिले थे। एनसी को 5 सीटें मिली थी 15% वोटों के साथ, पीडीपी को 15% वोटों के साथ 7 सीटें और वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। तब केवल 36 सीटें थी। इस बार परिसीमन के चलते सीटों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। सभी पार्टियों की नजरें तीसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं, क्योंकि इन सीटों का परिणाम ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जफर चौधरी साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही मनु श्रीवास्तव जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से देखा जाए, पिछली बार भी ये जो पूरा चुनाव था, इसने सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक बार फिर से माना जा रहा है कि कल जो मतदान होगा, जो रुख रहेगा, वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा अगली सरकार में। जी बिल्कुल, कल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर 24 सीटें जो जम्मू क्षेत्र की हैं, उन पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ये वो क्षेत्र है जो पूरा हिंदू बहुल इलाका है। जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ जिले, ये 4 जिले ऐसे हैं जिन पे बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। और जो पिछली बार 2014 का जो परिणाम था, उस पे इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, कुछ 2 सीटों को छोड़ के, एक नगरोटा और एक बिश्नाह। बाकी सब 24 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था 2014 में। एक भी सीट हिंदू बहुल इलाकों से कांग्रेस जीत नहीं सकी थी। तो ये देखना इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है इन सीटों पे, क्योंकि जो अगली सरकार बनेगी उसका भविष्य इन सीटों पर निर्भर करता है। अगर हिंदू बहुल इलाकों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा सकती है। जी, जफर चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कल के मतदान को, क्योंकि 40 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। मनु जी कह रहे हैं कि जो भी इस पार्टी हावी रहेगी, जो जीतेगी सबसे ज़्यादा, उसकी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रहेगी। मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। दरअसल ये जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, यही डिसाइड करेगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाली गवर्नमेंट किसकी होगी। इसमें वही 24 सीटें हैं जैसे मनु जी ने जिक्र किया, जहां पे बीजेपी का जनाधार जो है, और इसमें परिसीमन से पहले ये बीजेपी यहाँ पे 21 सीटें हुआ करती थी और 21 में से 2014 में 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इस साल, अगर 24 सीटों का देखा जाए तो 24 में से 22 में बीजेपी को लीड मिली थी। तो बीजेपी का सारा दारोमदार सरकार बनाने का वो इन्हीं सीटों के ऊपर है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 वगैरह हटाने के, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद का जो पहला चुनाव हो रहा है,
इसमें बड़ी बात यह है कि जो 2019 से पहले डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस थी, क्या लोग उन्हीं को मैंडेट देकर वापस लाते हैं, या फिर जैसे बीजेपी ने कहा कि वो फोर्सेस जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में नहीं थी और बीजेपी को वापस पावर में लाया जाए, या फिर लोग बीजेपी को मत देकर पावर में लाते हैं। इसका फैसला सिर्फ ये जो कल की 24 सीटें हैं यहीं से इसका फैसला होगा कि लोगों का मूड क्या है। पिछले 3-4 साल से देखा गया है कि जो जम्मू का एरिया है जिसमें बीजेपी का काफी ज्यादा आधार है, वहां पे बीजेपी के प्रति काफी रोष रहा है, काफी लोगों में जो एक डिसएंचेंटमेंट वो रही है। लेकिन इन एरियाज में ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि लोगों की कंडीशनिंग है कि वो जितने भी गुस्से में रहे, जितना भी उनको एंगर रहे, इवेंचुअली जाकर वो वोट बीजेपी के लिए करते हैं। अब कांग्रेस ने इतना जोर यहाँ पे इस बार नहीं लगाया है जितना 2014 में लगाया है, लेकिन बावजूद उसके कुछ सीटों के ऊपर कांग्रेस की जो इस वक्त जो जीत है वो हो सकती है। 2014 में कोई भी सीट यहाँ से नहीं मिलेगी, तो बहुत टफ कंपटीशन है। कल का जो चरण है ये डिसाइड करेगा कि आने वाली सरकार किसकी होगी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। और मनु जी, जो बात जफर साहब कह रहे हैं कि जितना जोर कांग्रेस को लगाना चाहिए था उतना जोर नहीं लगाया है, और शायद यही बात कांग्रेस और एनसी के बीच में उठी भी थी। उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि कांग्रेस को जम्मू में खासतौर से जोर देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पिछली बार प्रदर्शन अच्छा नहीं था, और वो भी अहमियत समझते हैं कि अगर यहाँ पर सरकार बनानी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की, तो कांग्रेस को जम्मू में अच्छा करना होगा। बिल्कुल अखिलेश जी, जो उमर अब्दुल्ला ने 2-3 दिन पहले ऐसा एक बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए था वैसा नहीं कर पाई। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा कि कांग्रेस ने बहुत अधूरे मन से चुनाव लड़ा, और कुछ टिकटों के वितरण को लेके भी शिकायतें नहीं कि जिस ढंग से टिकटें वितरित की गई उसे लेके भी बड़े सारे विशेषज्ञों को, राजनीतिक पंडितों को हैरानी हुई कि कैसे कांग्रेस ने ये इस ढंग से टिकटें बांटी हैं। और जब सबसे बड़ी हैरानगी उस समय हुई थी अखिलेश जी, जिस दिन चुनाव घोषित होते हैं उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। वकार रसूल वानी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको सेम डे बदल कर तारिक हमीद कारा को नया प्रधान बनाया गया, और उनके साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। और अभी चुनाव पहला चरण खत्म हुआ था तो दूसरे चरण का चुनाव होने वाला था, तो 2 और वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कांग्रेस ने जिस तैयारी के साथ, जिस गंभीरता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था वैसा नहीं लड़ा। और आखिरी कुछ दिनों में कांग्रेस ने जरूर मेहनत की, प्रियंका गांधी का दौरा रहा, उसका कुछ असर देखने में आया है, विशेषकर जम्मू जिले की कुछ सीटों पे और सांबा जिले की कुछ सीटों पे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस ने कुछ खास तैयारी के साथ, कुछ गंभीरता के साथ ये चुनाव नहीं लड़ा, जिसका 8 तारीख को पता चलेगा कि कितना कांग्रेस कितना कर पाई इस चुनाव में। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। जी जफर साहब, एक प्रश्न जो उठता है वो मुख्यमंत्री को लेकर भी उठता है। कई लोग ये बात कहते भी हैं कि जम्मू में सिर्फ अभी तक गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ दें तो जम्मू से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। इस बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को जिताते तो कोई मुख्यमंत्री जम्मू क्षेत्र से हो सकता है। क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा कल के मतदान के लिए? बीजेपी ने बहुत स्मार्टली खेला है इन इलेक्शन में। देखिए जैसे जिस तरह से ये हुआ ना, जो चरण जिस तरह से तय किए गए इलेक्शन कमीशन ने, पहले जो 2 चरण हैं वो कश्मीर वादी और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके जिसमें मुस्लिम समुदाय अधिकतर है वहां पे हुए हैं। तीसरा चरण जब आते आते बीजेपी ने फिर जो बात जम्मू में समझ आती है वो करनी शुरू कर दी। बीजेपी ने कहा कि अगर आप अच्छे से वोट देते हैं, अब जो न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रही है, जो इश्तिहारात वो दे रहे हैं, सारे जो स्पीचेस यहाँ पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जम्मू तय करेगा जम्मू कश्मीर की सरकार कौन होगी, और ये जम्मू की सरकार होगी। ये तकरीरों में ये होता है कि डोगरा चीफ मिनिस्टर आएगा, जम्मू का चीफ मिनिस्टर आएगा, लेकिन जब आप तकरीरों से हट जाएं तो जो ग्राउंड पे डिस्कशन हो रही है वो ये है कि समय आ गया है जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर का। तो उससे काफी एक एनर्जी है, जो जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे बीजेपी का आधार है, उसमें जो एनर्जी है वो काफी फूकी जा चुकी है। यहीं पे प्रॉब्लम है कांग्रेस की कि कांग्रेस क्यों नहीं यहाँ पे इफेक्टिवली कैंपेन कर सकी। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बड़े लिखित तौर पे, स्पष्ट तौर से अपने मैनिफेस्टो में कहा हुआ कि वो आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए काम करेंगे। अब कांग्रेस साइमल्टेनियसली इलेक्शन लड़ रही है हरियाणा में भी। यहाँ पे अगर वो बहुत इफेक्टिवली कैंपेन करते हैं तो यहाँ का बोझ उनको हरियाणा में जाकर कहीं उसका दिक्कत वहां पे उनको उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए कांग्रेस ने थोड़ा सा ठंडा ही यहाँ पे रखा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री होगा, जम्मू का होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, डोगरा होना चाहिए, कश्मीरी होना चाहिए, कांग्रेस ने उसमें ज्यादा बात नहीं की। लेकिन बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है
कि जम्मू का रोल होगा गवर्नमेंट बनाने में, ये तय है कि गवर्नमेंट जम्मू की होगी और चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू का होगा और बीजेपी के बहुमत की गवर्नमेंट होगी। उसका इन 4 जिलों के ऊपर एक इमोशनल असर जरूर पड़ता है और वो देखा जा रहा है कि ये कल वोटिंग में शायद रिफ्लेक्ट भी करने वाला है जी। और मनु जी, जो बात जफर साहब कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि उसमें दिक्कतें रही, संगठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का उसी वक्त पर जो है परिवर्तन किया गया, लेकिन दिक्कतें तो बीजेपी के साथ भी रही। जम्मू की अगर बात करें तो वहाँ पर जो टिकट का बंटवारा हुआ, कई बड़े नेताओं को जिस तरह से किनारे कर दिया गया, पार्टी में टिकट नहीं दिया गया और कई जगह बगावत का सामना भी बीजेपी को करना पड़ा। इन सब का कितना असर रहेगा कल के मतदान पर? शुरुआती दिक्कत जरूर हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पार्टी ने बड़ी खूबसूरती के साथ वो जो असंतोष था उसको 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 टैकल कर लिया और जो लोग नाराज थे उनको कहीं ना कहीं कोई आश्वासन दिया गया और वो लोग बाकायदा चुनाव में काम भी कर रहे हैं। कुछ एक जगह जरूर कुछ बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जैसे उधमपुर में एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पवन खजूरिया। ऐसे ही रामबन में एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उनके जीतने के भी काफी चांस लग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत आक्रामकता के साथ, बड़ी तैयारी के साथ और जो कमी पेशियां थी उनको किनारे करके खूबी चुनाव लड़ा है। और एक और जो बात आपने बोली कि जो बड़े नेताओं के टिकट काटे गए, उसका भी कहीं ना कहीं जमीन पे एक संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हुए थे, क्योंकि जिन बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया वह सभी पिछली जो सरकार थी, पीडीपी बीजेपी सरकार, उसमें मंत्री थे जी। और उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हुए थे। तो वो अपने आप में ही एक मैसेज ये आम लोगों में ये गया कि जिनके ऊपर आरोप हैं उन्हें पार्टी ने टिकटें नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा हुआ। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी तैयारी थी इस चुनाव की, वो जैसे जफर साहब ने कहा कि माइक्रो लेवल पे की गई है और ये तैयारी चुनाव से पहले की चल रही थी, जिसे पूरी आक्रामकता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ जमीनी स्तर पे उतारा गया। और उसका अब बड़ा रोचक होगा देखना कि कितना वो कर पाते हैं, जैसे अगर 2014 का प्रदर्शन रिपीट होता है या उससे कुछ ज्यादा कर पाते हैं। लेकिन अपने आप में काफी दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। और जाते जाते जफर साहब, जो अभी तक के पहले 2 चरण में मतदान प्रतिशत देखने में आया, बम्पर वोटिंग हुई है, काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, क्या उम्मीद रखें कल भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा? ये जो वोटिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन आया और वो पहाड़ी इलाकों में डिक्लाइन आया, उसकी एक वजह है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शायद कोई सियासत तब्दील होगी या कुछ ऐसा चीज हो गया, लोग फिर से अलगाववाद की तरफ चल पड़े हैं। ये जो महीना है ना जिसमें ये इलेक्शन हो रहा है, ये क्रॉप हार्वेस्टिंग का महीना है, असूज का महीना है। इसमें घास काटा जाता है, इसमें फसलें काटी जाती हैं, इनमें पेड़ों से फल जो है वो उतारे जाते हैं और लोग मेहनत मजदूरी वगैरह करते हैं। वो बहुत दूर दराज के इलाकों को छोड़कर वोटिंग के लिए नहीं आ सकते, जिसकी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें थोड़ा 4 से 5% तक डिक्लाइन आया है पिछले 2 चरणों में। लेकिन ये जो जम्मू के एरियाज हैं, जम्मू के एरिया, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर, इनके जो बहुत ज्यादा पहाड़ी एरियाज हैं उसमें थोड़ा वोटिंग का फर्क पड़ सकता है। लेकिन जनरली मुझे लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज रही है या उसका जो दूसरा कंपैरिजन हमारे पास है कि 2014 के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज रही है, मुझे लगता है उससे भी ये 1-2% इस बार बढ़ने वाली है। यहाँ पे उत्साह थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे लोगों की जो एंगेजमेंट्स हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की कश्मीर में होती है या पहाड़ी इलाकों में होती है। तो वो उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिलेगा कल। तो यही उम्मीद करते हैं कि कल जो मतदान है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग अपने घर से निकल करके वोट डालें। शुक्रिया आपका जफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनु शिवस जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृह जिले अंबाला से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा हरियाणा के 6 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में रैली की, जिसमें प्रियंका भी शामिल हुई। जनसभा में भीड़ के अभिवादन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ भी मिलवाए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों और युवाओं से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दी। महिला शक्ति योजना
2,000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा के समय हुए खर्ची पर्ची पर वे चुप क्यों हैं। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आएं, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिवानी और हिसार में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा में 10 साल बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं। तो राज्यों की जगह में आज इतना ही। नमस्कार।